नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके शानदार चैनल पर एक बार फिर आ सकूं। थैंक यू। यू आर द बेस्ट। बताइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए भी समय निकाला। बहुत सारे मुद्दे हैं इस वक्त। आपको पता है कि कैसे दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर किस तरह का कनेक्शन सामने आ रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त किस तरह से बवाल मचा हुआ है, शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। फिर आपने 272 देश की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मिलकर राहुल गांधी की पूरी पोल पट्टी खोलते हुए एक खुला खत लिखा है। उसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? इन सब मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो अमेरिकी कांग्रेस में एक रिपोर्ट रखी गई है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को नीचा दिखाने के लिए बाकायदा एक चीनी प्रोपेगेंडा चलाया गया था और हमारे देश के बहुत सारे विपक्ष के नेता भी उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा थे। चाइना ने बहुत कोशिश की है कई अफ्रीकन देशों में अपने अपना सामग्री बेचने की, अपने हथियार बेचने की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमने ठोका था उनको बुरी तरह, ये मुझे स्पष्ट रूप से मालूम है क्योंकि 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं। बहुत से देशों ने कैंसिल किए थे अपने ऑर्डर्स चाइना के लिए, क्योंकि चीनी दिखाते कुछ है, भेजते कुछ है, बेईमान है एक नंबर के। जिस तरह उनका चमचा जो है, क्या नाम है उसका, जिहादिस्तान, वो भी एक नंबर के बेईमान है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। सो यू कैन प्रोड्यूस एनीथिंग, कुछ भी दिखा सकते हैं। सच्चाई ये है कि जो हम यूएस कांग्रेस की जो रिपोर्ट है, मैम, एक तो ये व्हाइट हाउस की रिपोर्ट नहीं, ये कांग्रेस की है। उन दोनों के बीच में हमेशा असहमति नहीं होती, लेकिन मुझे मालूम नहीं किसने बताई है। शायद ये कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने बनाई होगी। तो वो अपना लोगों से जानकारी लेते हैं और फिर रिपोर्ट पेश करते हैं। मायने हैं रिपोर्ट के, ये नहीं है कि ये 100% सच हो, लेकिन वो भी जहां जहां से अपनी खबर लेते हैं, सीआईए से लेते हैं, एफबीआई से लेते हैं, अपने दूतावास से लेते हैं, और लोगों से लेते हैं, विशेषज्ञों से लेते हैं। अगर उन्होंने रिपोर्ट पेश की है तो उसका एक कारण होगा, और कारण उसका मेरा मानना है कि वो बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को। जो लोग सोचते हैं कि अब अमेरिका तो डूब रहा है तो अब हमने चीन के साथ संबंध करने चाहिए, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अमेरिका की अब वो छवि नहीं है, वो ताकत नहीं है। ताकत तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले होती। लेकिन चीन के पास आप चले गए, वो बेच खाएगा आपको। वो ऐसे बेईमान लोग हैं, कोई भी उन पे भरोसा नहीं कर सकता। तो जो ऑपरेशन सिंदूर की बात है मैम, हमने जो अपने मिसाइल्स का प्रयोग किया था, ये तो आप सब लोग जानते हैं। और ये शब्द ब्रह्मोस, पहले वो जो बेवकूफ है ना, कोई बदमाश है वहां पे अपने आप को शरीफ कहता है मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन काम उसका सिर्फ जूते पॉलिश करना है। वो जो फूल मार्शल है वहां का, उसके जूते पॉलिश करता रहता है सारा वक्त। तो उसने कहा कि देखो भारत ने ये कर दिया, वो कर दिया। पहले बोला इतना बेवकूफ है, मुझे 2:30 बजे फोन आया, मैं स्विमिंग कर रहा था। तो सर रात को 2:30 बजे आप कहाँ स्विमिंग कर रहे थे? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है मैं स्विमिंग करने की सोच रहा था। इडियट, एब्सोल्यूट इडियट। तो मेरा मानना ये है कि जो अब इन्होंने लिखा है कि 3 रफाल जहाज गिर गए या 3 जहाज गिर गए। अभी तो आप रुकते जाए, अभी तो 500 गिर जाएंगे, फिर 5,000 गिर जाएंगे, फिर 50,000 गिर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। सच्चाई ये है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन था। जब ये ऑपरेशन किया गया, हमने फोन किया था पाकिस्तान, हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, ये उन्होंने पब्लिकली इस बात का बयान किया। उन्होंने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को बोला देखो हमने आतंकी ठिकानों को ठोका है, आप बीच में पंगा मत लेना। लेकिन उसने कहा अरे मैं दिखा दूंगा, मैं पाकिस्तान हूं, मैं अल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम करेंगे। चलिए करिए। फिर उसने हमारे पर हमला करने की कोशिश करी। हमने सारे उसके जो कुछ भेजे थे, ड्रोन वगैरह और मिसाइल, सब कुछ शूट डाउन। हमने कहा अब आपने बढ़ा दिया तो अब भुगतो आप। फिर हमने उसके एयरबेसेस इसको उसको ठोका। एक एयरबेस जिसको बारे में आप सब जानते हैं, नूर खान एयरबेस, वहां पर तो चीनी भी थे, अमेरिकन भी थे, तुर्की के लोग भी थे। अब मैं बताता हूँ, जब वो मिसाइल हमारे अंदर गई, ब्रह्मोस 300 किलोमीटर की दूरी से शायद गई थी, और एक केवल एयर कंडीशनिंग का जो डक्ट होता है, वेंट होता है, उसके अंदर से गए, जाके फटी। ऐसी सिचुएशन में किसी का भी वहां बचना मुमकिन नहीं है। तो बहुत जल्दी उन्होंने बुलडोजर चला के ये कर दिया। अब तुर्की के जो लोग मरे, क्या बताएंगे उनके परिवारों को? वहां बैठे हुए थे, ड्रोन शोन अपने चला रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद एक खबर आई कि 12 तुर्की के सिपाही, बड़े मजेदार चीज है, 12 तुर्की के सिपाही किसी गुफा में मारे गए थे इराक में। भाई टाइगर लोग, आप इराक में क्या कर रहे थे?
आतंकियों का पीछा कर रहे थे। अच्छा, गुफा में घुस के आतंकियों का पीछा कर रहे थे, क्या बकवास करता है। ये भी गधा है जो बिल्कुल वहां का आधा तरबान क्या एर्दोबान एर्दोबान ऐसे ही कुछ उसका नाम है। नो आइडिया कि सच्चाई क्या चीज है। फिर वहां पे चीनी भी मारे गए और चीनियों को बहुत गुस्सा आया कि हम कुछ नहीं कर पाए थे, भारत ने तो छुट्टी कर दी हमारी, कि हमारे एंटी मिसाइल और ये वो सब सो रहे थे, कुछ नहीं हमसे हो सका। पाकिस्तानी तो खैर मारे गए थे, कुछ अमरीकी भी मारे गए थे, क्योंकि मेरा मानना है कि जो वहां पे अमेरिका के न्यूक्लियर जो सामग्री थी, जो सोवियत संघ के टाइम से वहां रखी हुई थी, तो उसका भी काफी नुकसान हुआ। इसीलिए फिर वो जहाज आया था देखने के लिए कि रेडिएशन लीक हो रहा है यहाँ पे कि नहीं हो रहा, एटसेट्रा। ये सारी की अभी कोई ना कोई एक अथॉरिटेटिव किताब दिखेगा, उसमें सच्चाई हमारे सामने आएगी कि सब लोग अपनी तरफ से अपना जो विचार है वो प्रकट करते हैं। चाइना का जहां तक है कि बहुत से अफ्रीकन देश, मैडम मैं ये जानता हूँ बेटा, मैं पठान झूठ नहीं बोलता, जब मैं इनसे बात करता हूँ कहते हैं हम नहीं खरीदेंगे इनसे उनकी चीजें, अब हमें बताइए कि भारत हमको ये दे सकता है वो दे सकता है, फिर मुझे जो करना होता है स्पेशल एडवाइजर मैं वो करता हूँ। तो चीन इस बात पे बहुत घबराया हुआ है, इसीलिए अब कोशिश करेगा और पाकिस्तान को उकसाएगा कि ये बोल कुछ ये कर वो कर। बेसिकली चीन में ताकत नहीं है मुझसे पंगा लेने की, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ बेटा, उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी, एक बच्चा एक परिवार में। तो वो अब रिक्रूट करता है अपनी फौज में 35 साल की उम्र। अरे 35 साल तो फौज में बुढ़ापा होता है। मेरी 74 साल की उम्र है, 52 साल मुझे हो गए कूटनीति में। मैं रिक्रूट करता हूँ 18 साल की उम्र में। तो उसमें दम नहीं है कि मुझसे डायरेक्ट टक्कर लेगा, तो अब एआई के जरिए वो टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। और ये नई नई कहानियां सुनाता है जी, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ है। सीधी बात यह है कि हमने जो ठोका था उनको बुरी तरह से, उनकी मिलिट्री को, अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। इसीलिए आपने देखा था कि दिल्ली में भी एक ब्लास्ट हुआ है, आपको मालूम है उसके बारे में। और उस ब्लास्ट में ये जो लाल किले में हुआ, वो तो एक बहुत बड़ी साजिश थी ना, वो तो एक ही था कि पहले एक दिल्ली में ब्लास्ट करेंगे, भयंकर ब्लास्ट, उसके बाद फिर यहाँ पूरी सीरीज चलेगी और बाबरी मस्जिद की एनिवर्सरी पे ये होगा होगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हवा में बातें नहीं कर रहा, ये हमारे बहुत से मेरे मित्र हैं इंटेलिजेंस में, उनसे बातचीत करने के बाद ये पता लगा, हमने तोड़ दी उस साजिश को। चीन भी बड़ा नाखुश है, पाकिस्तान तो खैर बहुत ही ना, वो बोलेगा मुझे पता ही नहीं जी ये लोग कौन है। मैंने कहा जी ये कोई यूनिवर्सिटी अल फलाह फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, जो आपकी हैप्पीनेस होती है, जब आपके पास पैसा होता है तो उसको अल फलाह कहते हैं। तो इन लोगों ने पाकिस्तान, हमको पता ही नहीं जी अल फलाह क्या है क्या नहीं। अरे फिर आपके ये जो लोग बैठे हुए थे जिनके साथ आप संपर्क बनते थे, ये कश्मीरी गुट जो बना हुआ था उस यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी भी पूरी तरह से बेईमानों की यूनिवर्सिटी थी, अब सामने खुलासा हो रहा है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब से मैं बातचीत कर रहा हूँ 19 नवंबर 2025 को, अभी तो रुकिए कुछ और दिन, बहुत सी चीजें हमारे सामने आएंगी, क्योंकि एक सुराग जब मिल जाता है उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं, फिर एक के साथ एक तार जुड़ते जाते हैं। अब हमने ये किया कि ये जो अटैक इन्होंने प्लान किया था इसको हमने बिल्कुल नाकाम कर दिया है। तो मैं आपके चैनल के जरिए बेटा, जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम पे भरोसा करिए, हम जानते हैं हम क्या करें। हमारी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कम से कम 98% जो केस वो परसू करती है उसमें कन्विक्शन होता है, और हमारी कचहरी आप जानती हैं बहुत स्ट्रिक्ट है, जब तक सबूत ना उनके पास आए तो आसानी से कन्विक्शन नहीं करेंगे, सेंटेंस नहीं सुनाएंगे। सो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमने बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, अभी चल रहा है, मामला चल रहा है। चाहता है कि उसका सामान सारी दुनिया में बिके, क्योंकि वो तो व्यापारी हैं। एक तो चीज है कि उनकी क्वालिटी बेईमान की है, दूसरा उनकी कीमतें बहुत हाई हैं, तीसरा अगर वो आपको लोन भी देते हैं तो 5, 6, 7% पे देते हैं, और फिर आपसे ये भी कहेंगे किसी को बताना मत कितने का बेचा है क्या किया है। हर चीज में बेईमानी करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। सो मेरा दिल कहता है और मेरा मन भी कहता है कि ये जो कांग्रेशनल रिपोर्ट है काफी हद तक इसमें सच्चाई है। चीन के जो जहाज बनते हैं वो तो वैसे ही गिर जाते हैं बहुत से देशों में। मेरा ख्याल बांग्लादेश के पास भी कुछ ये जहाज थे, वो सारे ग्राउंड हो गए क्योंकि अपने आप गिर जाते थे, फट जाते थे, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। तो क्वालिटी के बारे में तो कुछ भी नहीं है इनका। पाकिस्तान के पास कोई दूसरा चारा था नहीं, क्योंकि और कोई उनको देने को तैयार नहीं था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ डार्लिंग डार्लिंग शुरू हो गया, हो सकता है कि कुछ अमेरिकन सामान खरीदें, लेकिन अब मजा मुझे आएगा, मैं देखूंगा। सर, चीन ने ये प्रोपेगेंडा किया, करोड़ों रुपए खर्च किए, बड़े-बड़े वेस्टर्न अखबार हैं, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क पोस्ट तक, उस सब में ये खबरें छपवाई। लेकिन हमारे देश के अंदर तो हमारे ही देश के विपक्षी नेता थे, राहुल मैं, गांधी, अखिलेश, जो ये सवाल पूछते थे कि मैं कितने आपसे राफेल गिरे। मैं आपको जवाब देता हूँ।
मैं बता रहा था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो ठप हो गया है। चाइना ने इतना पैसा लगाया वहां पे, पाकिस्तान से वापस मांगेगा, पाकिस्तान ने बोलेगा जा अमृतसर की बढ़िया खा के आ, कोई पैसे नहीं, मेरे पैसे है ही नहीं। और चीन उसको बोलेगा यार शादी मुझसे की है लेकिन हनीमून के लिए तो अमेरिका के पास भाग गया। अभी तो ये नौटंकी शुरू हो रही है। अब जहां तक ये जहाजों का सवाल है, एक तो कोई पॉलिटिशियन नेता था जो नींबू लेके और एक रफाल की तस्वीर लेके लटका के घूम रहा था एक सोटी को। ऐसे व्यक्ति को अगर ये चीन में ये करता तो शायद चीन का जो नेता है वो सुबह नाश्ते के लिए इसका मांस खाता। ये तो वहां की हालत है। तो यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक बार मैम सिंगापुर के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ली कुआन यू, उनके चरणों में बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा मैम। और वो बहुत मित्र थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही थी कि भारत की समस्या यह है कि आपके पास टू मच डेमोक्रेसी है, जो इसके मन में जो आता है वो कह देता है। अब जिन लोगों ने सवाल उठाए थे रफाल के बारे में, मैं समझ सकता हूं। जो पत्र आप जिक्र कर रही हैं कि 272 लोगों ने पत्र लिखा है, मैंने कहा 271 तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनको भूल जाइए जो आपके सामने इस समय बैठा है। एक चीज बताऊं, ये कौन लोग हैं ये 271? ये 271 वो लोग हैं जो काम करते हैं जब दूसरे सो जाते हैं, जो डटे रहते हैं जब दूसरे भाग जाते हैं। ये भारत की नींव गहरी करते हैं और उसको आसमान तक उठाते हैं। मैम ये सिविल सर्वेंट्स हैं, ये एम्बेसडर्स हैं, ये जनरल्स हैं, ये लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह अपना जीवन समर्पित किया है भारत को। और ये जो इक्का दुक्का जो पॉलिटिशियंस आके बकवास करते हैं, इनको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, बस ये देखते हैं कि 2-4 वोट कहाँ मिल जाए। अब जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है, जब मैं जाता हूँ राजदूत, बतौर राजदूत किसी देश में, 6 देशों में राजदूत रह चुका हूँ, पहली चीज मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग भारत की छवि बताने की कोशिश करता हूँ, सच्चाई। झूठ तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन। अगर मैं उनको जाके बोल दूं कि जी भारत में तो सब कुछ ठीक है, वहां कोई कत्ल नहीं होते या एक्सीडेंट नहीं होते, अरे वो रोज खबर आ जाती कि इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया, ये चीजें अब हमसे नहीं होती। मेरा मानना है कि इस व्यक्ति को जिसको चिट्ठी लिखी गई है, मुझसे बहुत से लोग मेरे मित्र जो हैं वो मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं, बेटा ये बहुत अहम प्रश्न है कि आपके पश्चिम में और पूर्व में 2 देश हैं जो पहले एक ही देश होते थे, दोनों में मिलिट्री शासन आया, आपके देश में कभी क्यों नहीं आया? अफ्रीका में तो बहुत सारे मिलिट्री शासन, कूप वहां बहुत होते हैं, तख्ता पलट होती है। हमसे पूछते हैं कि आप में क्या खास बात है? मैं बताता हूं, हमारा संविधान और हमारी इंस्टीट्यूशंस। मैम जब मैंने भारतीय विदेश सेवा में जुलाई 2073 में, क्षमा कीजिए, जुलाई 1973 में प्रवेश किया था, तो उस समय हम संविधान की रक्षा करने के लिए, उसके अनुसार काम करने के लिए हम कसम खाते हैं। हम लोग वी आर स्वोर्न टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम वही काम करेंगे जो संविधान में करना चाहिए। फिर मैं इनको बताता हूं कि हमारी इंस्टीट्यूशन जो है इतनी मजबूत है कि कोई अब उसमें छेड़ाखानी नहीं कर सकता। कौन सी इंस्टीट्यूशन है बेटा? आपकी सिविल सर्विस है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सरदार पटेल की बनाई हुई। विदेश सेवा है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी पुलिस है, आपकी फौज है। आप हमारा सिस्टम क्या, आपकी एक तरफ पार्लियामेंट है, एक तरफ आप जैसे मीडिया वाले हैं जो हमेशा प्रश्न पूछते हैं, हमें नचा के रखते हैं। आप हमेशा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो सच्चाई सब लोग जानना चाहते हैं, बट जो झूठ बोलते हैं जानकर कि ये झूठ है, जो देश को अंदर से खोखला करना चाहते हैं, मेरे पास उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति का नाम हम ले रहे हैं, जिसको हमने पत्र लिखा है, आप नरेंद्र भाई मोदी से नफरत करते हैं, तो भारत से क्यों नफरत करते हैं? वो तो एक व्यक्ति है, आज प्रधानमंत्री है, कुछ समय में मैं भी चला जाऊंगा, सब लोगों को जाना है जो इस धरती पर आते हैं, लेकिन भारत तो अमर है। भारत से क्यों नफरत करते हो? एक इसका शब्द है जर्मन में, अंग्रेजी में इसको एपिकैरेसी कहते हैं, मुझे हिंदी का शब्द नहीं मालूम, जर्मन में इसको कहते हैं शार्डनफ्रॉइड। अगर कोई अच्छा कर रहा है, आप जानते भी नहीं है उसको, कभी देखा नहीं है, कभी मिले नहीं है, लेकिन आपको जलन होती है। ये जो ईर्ष्या है ना बेटा, ये एक बहुत पावरफुल ह्यूमन फीलिंग है। भाई कोई अच्छा कर रहा है, आप क्यों जल रहे हो? आप जानते हो उसके, मेरे साथ कई बार होता है, सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा, अरे दीपक बोले ये कह रहा था, वो कह रहा था, ये पता करिए वो। यार तुम लोगों के पास टाइम कहां से है? ना कभी मुझसे मिले हो, ना आप कुछ जानते हो मैं कौन, लेकिन ईर्ष्या आपको खाती है। क्या कहते हैं मैम, जब ईर्ष्या होती है ना, मेरे स्वामी जी ने कहा था, ईर्ष्या रखना दिल में, गुस्सा रखना दिल में इस प्रकार का होता है कि खुद आप जहर का प्याला पियो और सोचो कि दूसरा मर जाएगा।
ऐसा नहीं होता। तो इनको बताना चाहिए कि भारत जो तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में भारत की छवि टॉप पे है। कितने सालों से तो ये मॉर्निंग कंसल्ट जो अमेरिका की कंसल्टेंसी है, बिलियन डॉलर कंपनी, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, वो नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे पॉपुलर लोकप्रिय लीडर सर्वे के आधार पर वो घोषित करते हैं। इन लोगों को जलन होती है। क्यों? क्योंकि एक परिवार है जो सोचता है ये मेरी जागीर है और इसको गरीब रखो ताकि दूसरों से पैसा आए, उसमें से कुछ प्रतिशत मैं भी खा जाऊं। नहीं तो चीन से जो जो भी आपने समझौते किए हैं, जो भी एमओयू किए हैं, किस आधार पर? आप तो जानते क्या होता बेटा। मेरा परिवार तो बिखर गया था 1962 में। चीनियों ने गिरफ्तार करके लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा था। तो मैं क्या क्या उनको माफ करूंगा, उन कमीनों को? और ये जो उनके चमचे बनते फिरते हैं। हमने अभी तक जो डीलिंग की है चीन के साथ, इस प्राइम मिनिस्टर, इस सरकार ने, वो की है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। कि आप हमारी इज्जत करो, हम आपकी इज्जत करेंगे। आप हमको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखिए, गालवान के बाद चीन चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता, क्योंकि उसने देख लिया कि भारतीय सेना मुझे ठोकेगी। और भारतीय डिप्लोमेसी इतनी शक्तिशाली है, मेरी बात मान जाइए, कि वो लोग जब हम कुछ कहते हैं जाके दूसरे लोगों से, दूसरे देशों में लोगों से बात करते हैं, मैं भी गया हूं, मैंने भी बात किया, वो सब करते हैं आप पे भरोसा करते हैं, हम चीन पे भरोसा नहीं करते। सो दिस इज द रियलिटी। तो इस व्यक्ति को ये बात समझ आनी चाहिए कि देश से क्यों दुश्मनी कर रहे हो, देश के अगेंस्ट क्यों एक्ट करते हो। हाँ, प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी बनती नहीं है, चलिए, आप जब विदेशों में जाते हो वहां आलोचना करते हो, लेकिन आप भारत का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके जाते हैं, आप भारत के प्रतिनिधि बन के जाते हैं। भाई, देश के अंदर जो कहना करो, बाहर क्यों भागते हो? ये सब सवाल क्यों पूछते हो? आप अपनी सेना का मनोबल तोड़ने की क्यों कोशिश करते हो? पता नहीं वो कौन सा पॉलिटिशियन जादू नींबू और रफाल की उठा रहा था। अजय राय और था सर, अजय राय था जिसने इस पे कमेंट किया था, जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने राफेल के आगे नींबू और वो लगाया था, ओम का निशान बनाया था स्वास्थ्य का, तो भी ये सवाल कांग्रेस का लीडर है अजय राय, उसने कहे थे। अच्छा, और फिर अगर हम लोग नींबू का प्रयोग करते हैं, वो तो परंपरा है, उसके कोई कारण होते हैं, आप पढ़िएगा कि क्यों यूज किए। ये तो मजाक बनाता है, अपने शास्त्रों का मजाक बना, अपनी परंपरा का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों को मेरा ख्याल इस्तीफा देके चले जाना चाहिए, जिस देश के साथ इनको मोहब्बत है। आतंकिस्तान, जिहादिस्तान में जाके बैठे, वहां इनका हलवा बना के वो लोग खाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। अब जो आपने प्रश्न पूछा है इन लोगों के बारे में, ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, मेरा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है, एक मेरा, मैं उनको ये राय देना चाहता हूँ। हम लोग जब बाहर जाते हैं, आपके राजदूत, मैं भारत का राजदूत हूँ, मैं नरेंद्र मोदी का राजदूत नहीं हूँ, मैं भारत का हूँ। वो प्रधानमंत्री है, राइट। लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं भारत की सच्चाई बयान करता हूँ, जो हमारी ताकत है वो बताता हूँ, जो हमारी कमजोरी है वो भी बयान करता हूँ। क्योंकि जो हमारी कमजोरियां हैं, हम उनको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पब्लिकली आलोचना करने से कुछ नहीं होता। बेटा, मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, बहुत से लोग हैं जिनको हम कहते हैं शुडिस्ट, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दिस। वो शुड करो, आप क्या कर रहे हो? मैं तो डनिस्ट हूं, मैंने कर दिया है। मैंने क्या फैसला किया कि मैं कानून तोड़ूंगा नहीं, मैं लाल बत्ती को जंप नहीं करूंगा, मैं अपने इनकम टैक्स भरूंगा, ये करूं। आई एम अ डनिस्ट। वी शुड से कुछ नहीं होता। आप लोगों ने क्या किया है? आप मुझे ये बताइए। देखिए, पिछली 3 बार जो सरकार बनी है भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर की, कहां से कहां भारत की छवि उठा दी है। ऑलरेडी 4 नंबर की इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, शायद हम तीसरे नंबर पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अमेरिका और चीन के बाद। उसके बाद आपकी मिलिट्री दुनिया की 3rd मोस्ट पावरफुल है। वो कहते हैं कि सबसे पावरफुल अमेरिका है, लड़ना मरना नहीं आता उनको, पैसे बहुत है। उसके बाद वो कहते हैं रूस है। चीन तो नंबर 4 पे है, क्योंकि उसकी फौज तो बिल्कुल नपुंसक है। फिर हम, आप देख रहे हैं कि एजुकेशन में कहाँ पहुंच रहे हैं, पर कैपिटा हमारी बढ़ती जा रही है, $3000 पहुंच चुकी है, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल टर्म्स में। आई एम अ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, तो ये समझने की कोशिश करता हूँ सारी चीजें ये हम देख रहे हैं। आपने शौचालय के बारे में बात की थी, आपको याद होगा जब ये सरकार आई थी, 60% भारत के घरों में शौचालय नहीं थे। तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, पीएम साहब ने इसका जिक्र किया, लोटा लेके रात को या सुबह जाया करती थी खेतों में, और तरह तरह की चीजें होती। अब हर घर में है। अब कनेक्टिविटी जो है 100% है, मोबाइल हर जगह पहुंच गया। 140 करोड़ की आबादी के पास 250 करोड़ मोबाइल फोन है। जी। बिजली 100% है, पानी 100% है। ये जलते हैं जब कहीं जाते हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि कोई भी, चाहे मिस्टर ए हो या मिस्टर बी हो, विपक्ष, ये तो मैंने सुना है, वो जाते हैं वहां पे, कहते हैं भाई हमारी मुलाकात करा दो वहां की पार्लियामेंट से, या इसके साथ उसके साथ मिलते हैं। तो वो पार्लियामेंटेरियन इनको क्या कहता है, सर स्वागत, अरे बड़ा अच्छा लगा सर, आप तो भारत से आए, भारत तो कमाल कर रहा है, और इनको और आग लग जाती है।
फिर नहीं नहीं कमाल नहीं कर रहा, वो सब दिखावा है। अरे क्यों भाई, जब उसको भी पता है, आपको भी पता है कि वो सच बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, कहने की क्या जरूरत है। जब वो तारीफ कर सर रहा है, उसको अखबारें पढ़ता है, इंटरनेट पे देखता है। जो अब इस साल बेटा आई विल कंक्लूड, मैं जो मेरा कैलकुलेशन है, पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था जीडीपी 2.2% बढ़ेगी, भारत की लगभग 8% बढ़ेगी। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर। क्यों? क्योंकि आपने, मैं तो यहाँ पे था नहीं दिवाली में, बच्चों के पास था विदेश में, आप लोगों ने 70 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $70 बिलियन आपने खर्च किया था दिवाली पर, और 90% जो आप जैसी बेटियों ने खरीदा वो मेड इन इंडिया था। अब विवाह का सीजन चल रहा है, मेरे विवाह को तो 48 साल हो गए, लेकिन जिन लोगों की शादी अभी होगी 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक लेके, अनुमान मेरा है और कुछ लोगों का कि $100 बिलियन खर्च कर। इसका मतलब देखिए आप कितना इंकरेजमेंट मिलता है आपकी इकोनॉमी को। अब शादी हो गई, चलिए अब क्या, जो भी फेरे ले लिया स्वाहा हो गया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था क्या कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद और शादियां करिए, क्योंकि मुझे फायदा होता है इससे। तो ये हकीकत है इस देश की, हमारी सभ्यता की। इसको सर नीचा दिखाने से क्या मिल सकता है किसी को, मुझे नहीं समझ। इसीलिए हमारे विशेषज्ञ, हमारे मेरे जो सीनियर कॉलीग्स हैं, कुछ जूनियर हैं, उन्होंने ये पत्र इसीलिए लिखा है कि यार क्यों कर रहे हो ये सब कुछ। आज तो भारतीय होने पर गर्व है, हमारे पास एक टारगेट है 2047 का। बेटा मैं 2047 में जिंदा नहीं रहूंगा, मैं अगर जिंदा रहा तो 96 साल का होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भारत, विकसित भारत कैसा होगा, एक झलक तो दिखा दो। ये दिखा रहा है, और मैं इसीलिए गीत भी गाता हूँ, आजा 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 झलक दिखला जा। मैं देखना चाहता हूँ कैसा होगा। और 2047 तक को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप भी हमारी बेटी अंजू पंकज का पॉडकास्ट देखते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम, ये हमारा संकल्प है कि हम 2030 तक आपको एक विकसित भारत दे देंगे सर। सर राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं या विपक्ष जो कुछ कर रहा है उसकी पोल पट्टी तो एक एक करके खुल रही है। अभी दिल्ली ब्लास्ट के बाद का आप इनका रवैया देख लीजिए ना, किस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं हमारी जांच एजेंसियों पर कि सो रही थी, कैसे दिल्ली के फरीदाबाद में अल फला यूनिवर्सिटी बन गई। भूल जाते हैं कि इनके जमाने में कितने धमाके हुए सर, कभी इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया उन धमाकों में। मुंबई 2008 में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था सर, जिसके बाद पूरा देश चाह रहा था कि ये पाकिस्तान को ठोके, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, वोट बैंक की खातिर डर गए। और आज जिस धमाके को बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती थी सर, उसको हमारी जांच एजेंसियों ने रोका है ना, उठ जाते। शानदार कामयाबी है आपकी जांच एजेंसीज की, और पूरी दाद देता हूं मैं बहुत से मेरे मित्र हैं जो कह रहे हैं, चाहे एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे आपकी स्टेट इंटेलिजेंस, ये तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। अब वो बहुत बहादुर लोग हैं, दे आर वेरी स्मार्ट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वाले। खासतौर से जब मेन स्ट्रीम किया 370 को हटा दिया, पहले तो वो पॉलिटिकल दबाव में आ जाते थे, अब नहीं आते, अब वो करते हैं जो करना है, और बहुत कुर्बानी दी है उन लोगों ने। सो बाकी हमारी हरियाणा पुलिस, दिल्ली की पुलिस, दे आर आउटस्टैंडिंग। धमाका होता है, कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाते हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है बेटा, और मेरा यकीन है, आई हैव नो रीजन टू डाउट, जिन लोगों से बात की, कि हम पहुंचेंगे इसकी जड़ तक। एक चीज और बता देता हूं, जब वो हुआ था ऑपरेशन, जब पहलगाम में जो हमला किया था इन कमीनों ने, पीएम साहब ने क्या बोला था कि आप लोगों को हमने बता, अब हम आपको वो फाइलें नहीं देंगे, देखो जी ये इतने खराब लोग हैं, इतने करना, आपने आतंक के अगेंस्ट लड़ना है मेरे साथ मिलके, खुशामदीद, नहीं आएंगे मैं अकेला लड़ूंगा। और दूसरा उन्होंने कहा था, और ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, कि जब समय आएगा सही वक्त, उस वक्त हमने जो कार्रवाई करनी है हम करेंगे। मुझे राजकुमार, जो मेरे मित्र थे एक्टर, उनकी फिल्म का वो डायलॉग याद आता है, फिल्म का नाम मुझे पता, अब भूल गया हूं, जानी बदला तो हम लेंगे, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, जगह भी हमारी होगी। पाकिस्तान डरा हुआ है जिहाद के, पता नहीं भारत क्या करेगा। तो इसको बेटा हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिले, कि एकदम से नहीं मारो, रुक जाओ, उसको घबराने दो, सोचने दो अब क्या करेगा जी, यहां करेगा, वहां करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, डरने दो उसको। और वो जो वहां का गधा है, क्या नाम है उसका, वो फूल, पिंजड़े वाली मुनिया, मुन्नी बाई, क्या वो क्या बन गया आजकल, मुनीर, मुनीर। हाँ वही वही मुन्नी मुन्नी मुन्नी, वही पिंजड़े वाली मुनिया है ना वो। तो क्या अपने आप को फील्ड मार्शल बना दी, किस लिए भाई? फील्ड मार्शल तो बनता है अगर आपने कोई जंग जीती हो, फौज ने तो हिस्सा ही नहीं लिया,
आप तो कहते हो कि हमारी एयरफोर्स, क्या आपके आदमी ने राइफल मार के एक जहाज को गिरा दिया था? फौज ने तो भाग ही नहीं लिया ना, हमारी फौज ने भाग लिया, एयरफोर्स ने भाग लिया था दोनों तरफ से। और अगर एयरफोर्स ने भाग लिया है तो फिर आपने अपने एयर चीफ को तो बनाना चाहिए था ना। इसको क्या, ये तो बंकर में बैठ के छुपा हुआ था। पर देख लो किस तरह का देश है। ये जो कहता है उठो, सरकार को कहता है कूदो, तो सरकार क्या बोलती है, जी कितना ऊंचा कूदना है मेरे को। और जहां वो जाता है, वो ट्रंप के साथ मिलने जाता है। ये तो मुझे बहुत से दोस्तों ने बताया जो व्हाइट हाउस में रहते हैं। तो वो ट्रंप कहता है कि आइए मार्शल साहब, बैठ के हम चाय पीते हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर, वो बाहर कुछ कल का खाना पड़ा हुआ, जाके खा ले। ये तो उसकी औकात है वहां पर। और वो हाँ जी जनाब, बहुत अच्छा है जनाब, में जाना। तो मेरा मानना है कि ये जो अब दोस्ती चल रही है, जो कुछ होना है, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी वो तो हम पूरी पब्लिक को बता देंगे, ये होता है, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पता लग जाएगा। मेरा ये मानना है बेटा, और मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूं अभी, ये लोग जो कर रहे हैं, ये अपने धर्म इस्लाम को खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। दैट्स वेरी क्लियर। और जो लोग इनका समर्थन करते हैं वो भी कर रहे हैं। देखिए ये आदमी, जो मैंने बात की है बहुत से इस्लामिक स्कॉलर से, इनसे बात नहीं हो सकती। दिमाग खत्म हो चुका है, जहर है उसके अंदर। नहीं तो एक व्यक्ति, मैं पूछता हूं आप लोग चाहते क्या है? भारत क्या चाहता है? विकास चाहता है, खुशहाली चाहता है, सबकी जिंदगी अच्छी हो। ये चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में शारिया ले आए। ठीक है, मान लिया, कैसे लाओगे? 800 करोड़ लोगों के लिए कैसे? अपने आप को मार के लाओगे? भाई अगर जंग जीतनी है तो आपके मरने से कोई फायदा नहीं, आप दूसरे को मारो जो आपका दुश्मन है, तब तो आप जंग जीतोगे। तो आप क्या अपने आप को उड़ा के क्या साबित कर रहे हैं? कि आप मिसफिट हैं? आप कुछ सोचते नहीं है कि वो जो 72 आपको सहेलियां मिलेंगी, या जो भी उनको कहते हैं, आजकल तो बहुत कम हो गई हैं क्योंकि बहुत से ये मर गए हैं, तो वो जो मिलेंगी उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं आप। अगर आपने इस धरती पर जो भी आप लाना चाहते हैं उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं, अपने आप को उड़ा रहे हैं जी। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? समझ नहीं आता। बस नहीं है ना, मैं तो बात नहीं कर पाता बेटी इनसे, बिकॉज मन नहीं, मन में सब कुछ खत्म। बल्कि मैं तो इनसे कई बार कहता हूं कि भाई जो इनमें से जो कोई मर जाता है तो उसका थोड़ा भेजे का हिस्सा मुझे दो, मैं देखना चाहता हूं है क्या। दुनिया का सबसे जहरीला सांप, उसको कहते हैं इनलैंड टाइपान, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद है ब्लैक माम्बा, उसके बाद कोबरा आता है, उसके बाद क्राइट आता है। ये बहुत जहरीले सांप है। लेकिन इनके दिमाग में देखेंगे, मैं जानना चाहता हूं कौन सा जहर है जो इतना जहरीला है। कोबरा भी काटेगा तो एक को काटेगा, इनलैंड टाइपाक भी काटेगा, एक दो को काटेगा, ये तो कई दर्जनों को साथ ले जाना चाहते। किस टाइप का जहर है ये? सर ये जहर मदरसों में भरा जाता होगा ना। अब देखो यूपी एटीएस ने कितने सारे मदरसों को बैन करने की मांग की है। 100%। और फिर जो इनका समर्थन करते हैं, ये सच कहावत मुझे किसी ने कही थी कि जो अन्याय देखकर खामोश रहता है वो उतना ही दोषी है कि वो जो व्यक्ति अन्याय करता है। जब आप देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए। इस उम्र में भी मैं तैयार हूं। जब मेरी मां भारती की पुकार आएगी मैं फिर चला जाऊंगा उसकी रक्षा करने के लिए। पर ये लोग तो बस यही चाहते हैं कि भारत खोखला हो जाए, कमजोर हो जाए। इनको जो है सत्ता में रहने का जो है कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है रहना चाहिए, नहीं होगा। बिहार के रिजल्ट आपने देख लिए, अभी और इलेक्शन होंगी, वो परिणाम क्योंकि लोग भी अब बेवकूफ नहीं है। अब वो वोट देते हैं विकास के आधार पर, जनजाति के आधार पर नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये रिजल्ट देखकर इस बार बिहार में कि लोग में ये अवेकनिंग, जागरूकता अब आ गई है। सर ये जो बांग्लादेश में अभी हो रहा है, जैसे शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई, उसके बाद वो बेवकूफ लगा। लोग हैं। बांग्लादेश में आग लगेगी, ये करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ये इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल किसने बनाया था? शेख हसीना ने खुद बनाया था, जो 1971 के जेनोसाइड वाला किया था बंगलादेश के अगेंस्ट, उनको ट्राई करने के लिए। कई तो उनमें से मर गए हैं, विदेशों में भाग गए हैं, एक आधे को शायद फांसी भी लगा दी थी जो पकड़े गए थे। ये शेख हसीना को आपने आपने कोशिश की, बेटा मैं चार चीजें वहां देख रहा हूं, आपने कोशिश किया उसका पॉलिटिकल करियर खत्म करने की, वो लड़ेगी, वो कभी स्वीकार नहीं करेगी। 80 साल से कम उम्र की है, और ये तो 90 साल का ये बेवकूफ मोहम्मद यूसुफ खान, ये शायद हिलरी क्लिंटन का खनसामा था या चपरासी था या धोबी था, कुछ था, नोबेल प्राइज देके तो उसको वहां बिठा दिया। वो लड़ेगी अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, ये आदमी लड़ेगा अपने जीवन की सर्वाइवल के लिए। कभी कुछ भरोसा नहीं है कब इसका क्या हो जाए। तीसरी चीज, जब दो हाथी लड़ते हैं, ये अफ्रीका में कहते हैं, नुकसान घास का होता है। तो बांग्लादेश की आवाम जो है, जो वहां के लोग हैं, जनता जो, उनको बहुत तकलीफ होने वाली है। शुरू हो गया वहां पे वायलेंस। और चौथी चीज, अगर हिंसा इतनी बढ़ जाती है तो फौज पे दखल देगी, फौज
आके सत्ता संभालेगी। ये 4 ट्रेंड मैं अभी देख रहा हूँ। लेकिन ये करने की क्या ज़रूरत थी? एक आदमी जो इतनी नफ़रत करता है शेख हसीना से कि वो कहे देश मेरा गया जहन्नम में, मेरे को इससे बदला लेना है। यही चीज़ बेटा मैं रशिया और यूक्रेन में देख रहा हूँ। ज़ेलेंस्की इतनी नफ़रत करता है पुतिन से, यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। और क्यों बर्बाद कर रहा है? क्योंकि बाकी जितने यूरोपियन देशों में जाता है जो रूस को कमजोर करना, ज़ेलेंस्की तू तो भगवान है, तू तो भगवान से भी बड़ा है। वो मैं भगवान से भी बड़ा हूँ, मैं लड़ूंगा। और सिमिलरली ये मोहम्मद यूसुफ खान जब यूरोप में जाता है उसको बोलते हैं अरे यूसुफ खान साहब आप तो खुदा के नुमाइंदे हो। वो कहता हाँ मैं खुदा से आया हूँ। वो बेवकूफ है। कल ये मर जाएगा, कोई याद नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की को कौन याद रखेगा? सिर्फ कोई याद रखेगा तो बोलेंगे यार वही है ना जिसने बर्बाद किया था अपने देश को। सो आपको ये चुनना है, ये जो आत्मघाती हमलावर हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड? आप क्या चाहते हैं आज से 10 20 30 50 साल के बाद लोग क्या कहें? मैं आपको बताता हूँ, नरेंद्र मोदी के बारे में कहेंगे इसने भारत को डेवलपमेंट के रास्ते पे लाया था, ये पूरी तरह से भारत के विकास में जुड़ा हुआ था। बाकियों के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने पूरी कोशिश की थी भारत को कमजोर करने की। हमें तो याद भी नहीं है उसका नाम क्या था। सो ये सोचिएगा इसके बारे में, आप क्या अपनी छवि बना के जाना चाहते हैं? I want to be remembered बेटा as an ordinary son of India, जिसका पूरा जीवन समर्पित था उसकी माँ की सरपरस्त में। मेरी माँ का नाम भारत है बेटा। सर, इस बार पाकिस्तान ने ये दिल्ली धमाकों के लिए या रेडिकलाइज किया है डॉक्टर्स को, इसके लिए उन्होंने रेडिकलाइज नहीं किया, का इस्तेमाल किया। सुइसाइडाइज किया है। रेडिकल तो बहुत अच्छा भाई, फंडामेंटलिज्म भी एक बुरा शब्द है? बिल्कुल नहीं, मैं तो फंडामेंटलिस्ट सनातनी हूं, आप भी हैं। मैं सनातन धर्म के फंडामेंटल्स को फॉलो करता हूं कि अच्छे रहो, अच्छे काम करो, हिंसा मत करो, लोगों को बांट के खाओ। जो सिख फंडामेंटलिस्ट हैं मैं तो बहुत प्यार करता हूं उनसे कि क्या है, वंड छगो, कीरत करो, नाम जपो, वो फंडामेंटल्स हैं उस धर्म के। इनको जो है ये सुइसाइडेशन है मन का, कि अपने आप को मार दो। अरे कौन से व्यक्ति है ऐसे? तो जो आप जिक्र कर रही है बेटा कि रेडिकलाइजेशन नहीं है, दिमाग है ही नहीं ना, उसमें भूसा भर दिया है। सो जो हम देख रहे हैं मदरसों का, पाकिस्तान जो बकवास करता रहता है और तो कुछ कहने को है। वो सोचता है कि भारत डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में मैं तो जीत नहीं सकता, मैं हर बार ठोकूंगा, तो इसी तरह से करता जाओ। और इससे क्या होगा सारी दुनिया को पता लग जाएगा फिर से कि भाई ये आतंकी देश है। लेकिन इन्होंने एक चीज है जो मेरे कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स जिनसे विदेशों से मिलता, अभी तो मैं लौटा हूँ यूनाइटेड स्टेट से, जब उनसे बातचीत करता हूँ वो कहते देखो भाई आप लोगों का बहुत बड़ा मार्केट है, वो हमारे पास नहीं है। 140 करोड़ की आपकी आबादी है, बहुत से पैसे हैं उनके पास, बहुत सी चीजें विदेशी वो खरीदते हैं, वो हम लोग नहीं कर पाते, हमारे पास पैसे नहीं है। आप लोग जो है जो ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं 125 से 130 देश हैं, आप उनके लीडर हैं, सब लोग आपकी तरह होना चाहते हैं, हमारे पास वो भी नहीं है। हमारे पास बस एक ही चीज है, देखो भाई मेरे से ज्यादा पंगा मत लो नहीं तो मैं धमाके कर दूंगा, मैं बम फेंक दूंगा आके। कहते हैं हमारे पास बस यही है दुनिया को डराने के लिए, नहीं तो और हमारी औकात क्या है? कुछ नहीं है हमारी औकात। उनका अपना वो आदमी कहता है कि भारत के पास तो बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, मेरे पास एक ट्रक है जो मैं चला रहा हूँ। क्या बकवास करते हैं ये लोग। तो इसका कहने का मतलब है ये खुद स्वीकार करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ 2-4 एटम बॉम्ब है जो अमेरिकियों ने इनको दे रखे हैं। हम सारी दुनिया को बोलेंगे देखो जी जो मैं कर रहा हूँ चुप रहो नहीं तो मैं ये बॉम्ब फोड़ दूं, अपने आप को उड़ा दूंगा और आपको भी साथ ले जाऊंगा। क्या बकवास करते हैं। पता नहीं बेटा ये कब बदलेंगे। मेरा नहीं मानना कि मेरे इस जीवन में मैं देख पाऊंगा। मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करो, कैसे दोस्ती करो? एक हमारे और नेता हैं, पहले कांग्रेस के होते थे, शायद उन्होंने बाहर निकाल दिया, भारतीय विदेश सेवा के, नाम आप जानती है, मुझसे 10 साल सीनियर है। तो कहा हमें पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहिए। अरे भाई एंगेजमेंट रिंग आप लेके भेज दो उनको, इतने सालों से तो आप एंगेज कर रहे हो, क्या मिला है आपको? वो सब पुरानी बातें हो चुकी है, ये नया दौर है और इस नए दौर में भारत अब किसी के सामने झुकेगा। देखिए ट्रेड डील होने वाली है अमेरिका के साथ और कुछ दिनों में। हमारे जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री आउटस्टैंडिंग पीयूष गोयल, उसके मुकाबले का शायद दुनिया में कोई नहीं है। कई महीने उन्होंने कहा था भाई इस साल के आखिर तक रुक जाओ, देखिए क्या होता। अब डील आने वाली इसी महीने में और ट्रम्प साहब बड़े खुश हो गए कि अब भारत थोड़ा और खरीदेगा। वो आपने 2 मिलियन टन लिक्विफाइड एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का ऑर्डर दी, चाहे थोड़ा सा ज्यादा महंगा है, खरीद लिया। तो ट्रम्प साहब तो भाई मैंने बेच दिया, हो मजा आ गया। ठीक है भाई, अगर इसी चीज पे तू खुश है तो हम 2 मिलियन टन और ले लेंगे। अब पाकिस्तान जो है उसको कहता है खरीदो, कहते हमारे पैसे नहीं मुफ्त में दे दो तो हम खरीद लेंगे। तो अब देखिए ये दोनों के बीच में अंतर है। सो बेटा टू कंक्लूड मेरा यही मानना है कि ये जो
हमारे बाहर के जो दुश्मन है मेरी फौज निपटेगी, मैं निपटूंगा, पूरी दुनिया में उनको एक्सपोज कर। मेरे अंदर के दुश्मन जो है उसके साथ इस देश की जनता को निपटना है। बिल्कुल सर, इस देश की जनता को निपटना है। ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया है बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब जो राफेल को बदनाम करने जिसके लिए चीनी प्रोपेगेंडा किया गया, उसमें अगर ये हिस्सेदार हैं राहुल गांधी एंड कंपनी, तो सर इनको जवाब तो देना पड़ेगा। 100% सजा मिलेगी, जो मर्जी हो, कोई भी फैमिली नाम रखो अपना, आपको सजा मिलेगी। देश की जनता आपको सजा देगी और देश की कचहरी आपको सजा देगी अगर ये साबित हो जाता है, और बहुत करीब। इसीलिए तो बहके बहके बयान दे रहे हैं ना, हर इंस्टीट्यूशन पर हमला कर रहे हैं, फौज पे हमला कर रहे हैं, कोर्ट पे हमला कर रहे हैं, पार्लियामेंट पे हमला कर रहे हैं, विदेश सेवा जो मेरी सेवा उस पे हमला कर रहे हैं, आईएएस पे हमला कर रहे हैं, पुलिस पे हमला कर रहे हैं। डरे हुए हैं कि ये जो इतनी मजबूत इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टील फ्रेम है बेटा, हम झुकते नहीं है किसी के सामने, उनको डर लगा। बिल्कुल सर, सजा तो मिलेगी, एक्सपोज तो हो ही रहे हैं। भारत की एजेंसियां अगर एक्सपोज करें तो सवाल उठ जाते हैं कि अच्छा ये तो सरकार ने कहा होगा तब हमें कर रहे हैं, मैनिपुलेटेड सी रिपोर्ट है। लेकिन अब तो अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट रखी गई है, तो उसमें तो सच्चाई है, इसलिए अब इनका बच पाना मुश्किल है। देश की जनता भी इनको इसका जवाब देगी। सर आपने समय निकाला, सच्चाई देश के सामने लाएंगी बेटा, मैं आपकी सराहना करता हूँ। आई सैल्यूट यू बेटी। एक बाप अपनी बेटी को सैल्यूट कर रहा है। सर आपने इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद बेटा, जय हिंद। खुश रहो, वंदे मातरम। खुश रहो बेटा, वंदे मातरम।